Hello everyone, I welcome you all in this amazing platform named Black and White. सर क्या कर रहे थे हम? सर अगर ध्यान से देखें तो हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को समझ चुके थे। आज हमें वही चीज़ें यानी कि आज हमें इस चैप्टर को रेस्ट इन पीस पे पहुंचाना है यानी एंड करना है। तो फटाफट एक रिव्यू मारते हैं यानी कि बुक से थोड़ा बहुत देखते हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, और फिर हम इसमें एक नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, छोटा सा टॉपिक है, उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सर हमने कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन किया था, डिटेल में किया है सर, तो आपको याद होगा एपीसी। चलो इसको सीधे सीधे डिफरेंस से ही करवाता हूँ। एपीसी एमपीसी याद है? एपीसी इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ लेवल ऑफ इनकम। बस वही बात है कि अपने इनकम का कितना हिस्सा आप कंज्यूम कर जा रहे हो। आ जाए, मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा। अपने लेवल ऑफ इनकम का कितना आप कंज्यूम कर जा रहे हो उसको बोलते हैं एपीसी। एमपीसी क्या है कि जितना भी आपके इनकम में चेंज हो रहा है उससे आप अपने कंजम्पशन में कितना चेंज लाते हो, इसको बोलते हैं एमपीसी। ध्यान है कैसे था? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये भी था सी अपॉन वाई। सिमिलरली आ जाओ नीचे देखते हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। एपीसी कैन बी मोर देन वन लॉन्ग, जो भी है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, व्हेन द इनकम इंक्रीजेज एपीसी फॉल बट द रेट लेस देन द एमपीसी। बेसिकली आपको ये समझना है, ये आपको डेफिनेशन समझना है और इसका ये फॉर्मूला समझना है। आपको 1-2 मार्क्स में आएगा क्योंकि ये जो यूज होने वाला है ना, ये ज़्यादातर आपको यूज होगा किस चीज़ में सर? एपीसी एमपीसी का डिफरेंस ज़्यादातर यूज होगा आपको जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। बट आप ज़रूर इसको रीड करना। अगर कोई भी दिक्कत होती है इसको समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर वो वाले पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ फिर वीडियो और लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में रख रहा हूँ, बट आप इसको रीड कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। एपीसी फॉल बट एट द रेट लेस देन ऑफ एमपीसी, इसका मतलब है कि एपीसी इंक्रीज तो करता है बट एमपीसी से हमेशा लेस रहता है। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट आता है तो सफिशिएंट है आपके लिए, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, क्योंकि मुझे आप बोलोगे तो मैं वापस से शुरू हो जाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर आ जाते हैं सर, ये हमने सेविंग फंक्शन का ग्राफ देखा था कि ये कंजम्पशन है 40। देखो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जब आप कंज्यूम करते हो 40, तो सेविंग कितना हो जाता है? -40। आपने कमाया कुछ भी नहीं सर, आपने कमाया कुछ भी नहीं और कंज्यूम किया 40, तो सेविंग क्या हो गया? -40। याद है सेविंग वाला माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस की तरफ जाता है। जहाँ पे सेविंग 0 होता है वहाँ पे y = c होता है। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो कहाँ पे हो रहा है हमारा y = c, ये देखो 200। यहाँ पे इनकम = कंजम्पशन हो रहा है, तो इसी के लिए सेविंग 0 है, तो यही है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये एपीसी एमपीसी ये सब चीज़ कर चुके हैं हम। ठीक है, आपको एपीएस अगर निकालने बोल दे तो आपको पता है एपीएस = S/Y होता है। सर S/Y मतलब ये सेविंग है, ये वाई है, ये सेविंग है, ये वाई है। आप देखो -20 अपॉन में 100 इज माइनस, बस हम निकालते जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर हम इसी को आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसमें से क्या करेंगे, कुछ ब्लैंक को खाली कर देंगे। अगर हम कुछ ब्लैंक को यहाँ से एम्प्टी करते हैं तो हमें फिर कैसे निकाला जाएगा? आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो इनकम 0, 100, 200, 300, 400, सेविंग -40, -20, 0, 20, 40। ठीक है, हमारे पास इनकम है, सेविंग है, क्या हम कंजम्पशन यहाँ पे खुद से निकाल सकते हैं? हाँ सर, जब 0 रुपये कमाया और 40 का माइनस सेविंग है तो कंजम्पशन 40 रखा होगा आपने। 100 रुपये कमाया और -20 है सेविंग, यानी आपने 120 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, 120 खर्च किया तभी ना, 100 में से 120 खर्च कर दिया तभी तो -20 सेविंग आया। फिर 200 में से आपका सेविंग 0 है, तो यानी आपने उड़ाया कितना है? 200 उड़ा दिया है। 300 में से 20 है, यानी आपने कमाया कितना होगा? 320 कमाया होगा, तभी तो 320 कमाया, 300 उड़ाया तो 20 बच गया पॉजिटिव का। यहाँ 400 है, 40 बच गया, तो यानी आपने 440 कमाया होगा।
तो अगर आपसे ये निकल गया तो आगे का सब सॉल्व हो जाएगा, चाहे APC बोले, MPC बोले, कुछ भी बोले, निकल जाएगा सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये APS और MPS का डिफरेंस है। अगेन देखो, APS इज इक्वल टू सर बताया था ना कि जब S हो तो S लास्ट में लिखते हैं, नीचे Y, MP है, अगर M मार्जिन है तो चेंज इन लगता है, अदरवाइज आपको सिर्फ फॉलो करना है। जैसे APS है तो अगर लास्ट में S है तो S अपॉन Y, अगर यहाँ पे C होता तो C अपॉन Y, अगर आगे मार्जिन लिखा है तो चेंज इन लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे बताया है S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि Y इज इक्वल टू C प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अच्छा, मैंने आपको याद है APC बताया था, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को ऊपर नीचे सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सब चीज़ें करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें करना है आज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अच्छा, ये देखो, C इज इक्वल टू, याद होगा आपको किया था हमने, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, S इज इक्वल टू माइनस C बार 1 माइनस BY, याद है। चलो, ये सभी चीज़ें सेम है। ठीक है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। कहाँ चला गया सेविंग फंक्शन, ये इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देखो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है सर, इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप खर्च करते हो किसी भी एसेट को परचेज करने में तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप कभी भी कोई एसेट खरीदते हो, आपको जैसे एक कार खरीदनी है तो कार के लिए जो आप पैसा लगाते हो उसी को तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना सर। तो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, जो भी कैपिटल एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर आता है उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, आओ देखते हैं। अरे क्या बार बार आ जाता है ये। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर। अच्छा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो आपको याद भी होगा, याद है ऑटोनोमस, समझ में आ रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वैसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, इन्वेस्टमेंट सेम है। सर जो सोशल वेलफेयर होता है ना वो सेम ही रहता है। देश में चाहे अंबानी रहे चाहे इलॉन मस्क आके रहे, इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए देश की, बट जो सोशल वेलफेयर वाला इन्वेस्टमेंट होता है ना वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता। जबकि इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस करना यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगाना। तो ये जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगा। देखो समझते हैं, इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट which depend on the profit expectation during the influence of income level। यानी सिंपल है सर, अगर इनकम इंक्रीज करेगा ना तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि इनकम के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट। वेयर एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं सर, इनकम के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आओ इस चीज को रीड करते हैं यहां से। ये देखो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है सर, इट इज ड्राइव बाय प्रॉफिट मोटिव एंड डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए किया जाता है, यानी कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज कर रही है तो इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज, अगर बिजनेस में मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करूंगा, दैट इज नोन एज इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट। जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सोशल वेलफेयर है, इसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, फ्री फ्रॉम प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ये फ्री फ्रॉम प्रॉफिट है। दूसरा बात करते हैं, इट इज अ इनकम इलास्टिक, मीन्स इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ, मतलब ये इलास्टिक है, इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अनअफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, इट्स कर्व स्लोप अपवर्ड, इसका कर्व जो है वो इस तरह से देखो,
इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट का कर्व कुछ इस तरीके से जाता है कि सर अगर प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। देख रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। जबकि अगर ऑटोनोमस का आपको याद हो, स्टार्टिंग में करवाया था मैंने, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। चाहे इनकम कितना भी चेंज हो, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इट इज जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर करता है कि ज्यादा पैसा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जबकि ये जनरली किया जाता है सरकार के द्वारा, यानी सेम रहता है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, सेम है ऑल लेवल पे, ठीक है। चलो छोटा सा कंसेप्ट और है, देख लेते हैं, एक्स एंटा और एक्स पोस्ट, फटाफट देखते हैं, ठीक है। एक्स एंटा सेविंग, ये टर्म से जो पूछा जाता है, एक्स एंटा सेविंग और एक्स एंटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक्स एंटा सेविंग का मतलब समझते हैं, ये वो अमाउंट है जो कि हाउस होल्ड प्लान करता है सेव करने का इन एन अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। अगर मैं एक हाउस होल्ड हूं, मैं प्लान करता हूं कि इस साल मैं 1 लाख रुपए बचा लूंगा, प्लान कर रहा हूं, एक्चुअली में नहीं किया है मैंने, अगर मैं प्लान कर रहा हूं तो वो क्या होता है, एक्स एंटा सेविंग। एक्स एंटा सेविंग मीन्स अमाउंट ऑफ सेविंग दैट हाउस होल्ड इज प्लानिंग टू सेव अकॉर्डिंग टू देयर इनकम इन एन इकोनॉमी। अपने इनकम के हिसाब से जब लोग कुछ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, तो उसको बोलते हैं एक्स एंटा सेविंग। सर एक्स एंटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सर फिर से देखते हैं। एक्स एंटा इन्वेस्टमेंट रेफर टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म प्लान टू इन्वेस्ट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब एक्स एंटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म। जो फर्म प्लान कर रहा है कि इस साल मैं इस इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू इनकम इतना इतना इन्वेस्ट करूंगा, दैट इज एक्स एंटा इन्वेस्टमेंट। देखो ये किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, एक्स एंटा सेविंग। एक्स एंटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। हाउस होल्ड जो पूरे साल में पैसा बचाने का प्लान करता है उसको बोलते हैं एक्स एंटा सेविंग। जो फर्म पूरे साल में इन्वेस्ट करने का प्लान करता है उसको बोलते हैं एक्स एंटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ है एक्स पोस्ट। क्या है सर, एक्स पोस्ट सेविंग। एंटा होता है जब पहले, प्री, एक्स एंटा मतलब है पहले, करने से पहले सोचना। एक्स पोस्ट क्या है सर, आओ देखते हैं। एक्स पोस्ट सेविंग रेफर टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। एक्स एंटा में क्या था, आपने सोचा था कि साल में इतना पैसा बचाओगे। एक्स पोस्ट क्या है कि एक्चुअल में आपने कितना पैसा बचाया एट द एंड ऑफ द ईयर, कि एक्चुअल सेविंग कितनी है कंट्री की, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सर एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट देखो लिखा होगा, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द रियलाइज्ड ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब समझना सर, एक्स एंटा है जब आप प्लान करते हो कि पूरे साल में ये करूंगा करूंगा करूंगा। एक्स पोस्ट क्या है कि एक्चुअली क्या कर रहे हो। जैसे समझना, आप पढ़ने के लिए अपना पूरा मैप बनाते हो कि इतना पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, इस महीने में ये करूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, मैं आगे ये करूंगा, ये है एक्स एंटा। एक्स पोस्ट क्या है कि एक्चुअली में साल के एंड में क्या आपने उसको थोड़ा भी फॉलो किया या क्या डिफरेंस रहा है, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट। एक्स एंटा बिगिनिंग में होता है, एक्स पोस्ट एंड में होता है, ठीक है। चलो अगर यहां तक आपको बात समझ में आती है तो शायद होपफुली हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा एक और चीज समझ लेना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि सर आप समझना, जहाँ पे सभी लोग काम कर रहे हो, ऐसा होता है क्या सर। मतलब अगर मैं कहूँ कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू 0 अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये बात सही होगी। ये 1 मार्कर ने पूछा हुआ है पहले भी कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब 0 अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या। क्योंकि जब आप फुल बोल रहे हो तो मतलब कुछ और बचा ही नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट फुल है तो 0 अनएम्प्लॉयमेंट है। सर कभी भी कंट्री में ऐसा कोई सिचुएशन होता ही नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर मीन 0 अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 0 अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होता है, क्योंकि देयर मस्ट बी सम लेवल ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लेवल ऑफ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल रहता ही रहता है, ठीक है। सम लेवल ऑफ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल।
सर फ्रिक्शनल क्या होता है? जब आप जॉब 1 से जॉब 2 पे स्विच करते हो, जॉब 2 पे स्विच करते हो तो जो डिफरेंस होता है, जैसे मैंने इसको 1 जनवरी को रिजाइन किया, अगला जॉब में 20 जैन को ज्वाइन करूंगा, तो ये जो 10 दिन का गैप हुआ, 20 डेज का गैप हुआ, द डिफरेंस ऑफ डेज ऑफ स्विचिंग अ जॉब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड when within the worker leave one job and join another job। जब एक जॉब को छोड़ के दूसरा आप ज्वाइन करते हो तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? अगला है स्ट्रक्चर, समझना ये क्या है। इट रेफर टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन एंड द डिमांड ऑफ। बेसिकली समझना, किसी भी वजह से अगर किसी भी इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो जाता है, यानी लेट्स सपोज आटा चक्की मिल है, उसमें सारे लेबर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तो अगर स्ट्राइक कर देते हैं तो वहाँ पे क्या है, काम बंद हो गया। तो अगर स्ट्राइक के ड्यूरेशन में वो काम तो नहीं कर रहे हैं ना, अगर 10 दिन स्ट्राइक चल रहा है तो 10 दिन काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी वजह से अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन की वजह से या मिसमैच की वजह से किसी भी वजह से काम बंद पड़ा है तो उस ड्यूरेशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल। तो यानी समझना, कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, क्योंकि देश में हमेशा फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। तो कहीं भी अगर 1 मार्कर में सीबीएसई को बड़ा मजा आता है पूछने में, ध्यान देना कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। डू यू अग्री विद द कंसेप्ट? Sir, no. Full employment never means zero unemployment. In an economy, it always exists frictional unemployment or structural unemployment. Clear है? चलो, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये सारे फॉर्मूले हैं आपके, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर में और भी आएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि इनकम है, कंजम्पशन है, इनकम है, कंजम्पशन है, तो सेविंग निकाल सकते हैं, एपीसी निकाल सकते हैं, एपीएस निकाल सकते हैं। सर मैंने फॉर्मूले करवाए थे, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें ये सारे क्वेश्चन करवा दूँ। अभी तक ये चैप्टर हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर लूँगा। एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।